हेलो स्टूडेंट्स। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। हम लोग क्लास 12 बिजनेस स्टडीज के अंदर चैप्टर 1 पढ़ रहे थे और आज हम लोग सीखने वाले हैं नेचर ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का नेचर क्या है? मैनेजमेंट एज एन आर्ट, मैनेजमेंट एज अ साइंस, मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। यानी कि सबसे पहले अगर हम बात करें मैनेजमेंट के नेचर की, तो मैनेजमेंट का किस तरह का नेचर है? तो ये एक आर्ट के रूप में हो सकता है, ये एक विज्ञान के रूप में यानी साइंस के रूप में हो सकता है, एज अ प्रोफेशन के रूप में हो सकता है। तो आपके मन में सबसे पहला क्वेरी आएगा कि सर हम तो कॉमर्स वाले हैं, तो फिर हम मैनेजमेंट एज अ आर्ट क्यों पढ़ें, एज अ साइंस क्यों पढ़ें? अब देखो, आप समझो, मैनेजमेंट हमने बता रखी थी कि मैनेजमेंट का फीचर होता है कि मैनेजमेंट परवेसिव है, मैनेजमेंट हर जगह है। चाहे आपका घर हो, चाहे कोई बिजनेस हो, चाहे वो एक साइंस का कोई लेबोरेटरी हो, ठीक है, चाहे आर्टिस्ट हो, हर जगह मैनेजमेंट की जरूरत होती है। यानी अगर आपने कॉमर्स रखा है तो भी आपको मैनेजमेंट सीखने की जरूरत है, अगर आपने साइंस रखा है तब भी आपको मैनेजमेंट सीखने की जरूरत है, और अगर आप किसी आर्ट या प्रोफेशन में है तब भी आपको सीखने की जरूरत है। मैनेजमेंट हर जगह है। यानी मैनेजमेंट के नेचर को हम लोग 3 भाग में बांट के पढ़ने वाले हैं: मैनेजमेंट एज एन आर्ट, मैनेजमेंट एज अ साइंस, मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। ठीक है, यानी 3 नेचर होते हैं मैनेजमेंट के। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं मैनेजमेंट एज एन आर्ट, यानी एक कला के रूप में प्रबंध। तो देखो, सबसे पहले हम समझते हैं कला क्या होता है। आपने बहुत सारे आर्टिस्ट के नाम सुन रखे होंगे। कोई सिंगर होते हैं, कोई पेंटर होते हैं, कोई डांसर होते हैं, कोई क्या बोलते हैं, म्यूजिशियन होते हैं। तो बहुत अलग अलग टाइप के आर्टिस्ट होते हैं। ठीक है, तो हमें सबसे पहले समझना होगा कि सबसे पहले तो समझना होगा कि आर्ट्स होता क्या है। व्हाट इज आर्ट? ठीक है, तो आर्ट क्या बोला गया है कि आर्ट एक स्किलफुल एंड पर्सनल एप्लीकेशन है ऑफ एग्जिस्टिंग नॉलेज टू अचीव द डिजायर्ड रिजल्ट्स। अब देखो, किसी भी आर्टिस्ट को देख लो, उनके पास स्किल होता है। यानी एक आर्टिस्ट को स्किलफुल होना जरूरी है, और स्किलफुल के साथ साथ पर्सनल एप्लीकेशन यानी पर्सनल टच होना जरूरी है। अब जरा एक एग्जांपल ले लो। सिंगिंग की बात करें तो सिंगर जो होते हैं, ठीक है, हर एक सिंगर का अलग अलग वॉइस होता है, अलग अलग पहचान होती है। ठीक है, उनका एक स्किल तो सबके पास होता है। अगर आपने सिंगिंग की कोर्स ले रखी है, आपने सिंगिंग सीखा है, तो आपके पास तो स्किल है, बट पर्सनल टच यानी हर एक सिंगर या आर्टिशियन, जो भी आर्टिस्ट हो, चाहे वो एक पेंटर ही क्यों ना हो, उसके एक पर्सनल टच होते हैं अपने अपने एग्जिस्टिंग नॉलेज का। ठीक है, इट कैन बी अक्वायर्ड थ्रू स्टडी, ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस। अब ये जो स्किल और पर्सनल एप्लीकेशन कैसे मिलेगा, कैसे एक आर्टिस्ट बन सकते हैं, तो उसके लिए स्टडी भी जरूरी है, ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंस जरूरी है। अब कितना भी बड़ा कोर्स क्यों ना कर लो, लेकिन अगर आपको एक आर्टिस्ट बनना है तो आपको धीरे 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 एक्सपीरियंस के साथ आप डेवलप होगे। आप मान के चलो, कोई भी बॉलीवुड में कोई एक्टर है, जब वो शुरुआत में आया था तो उसे स्ट्रगल करना पड़ा था, क्योंकि उसने सारे स्टडी करके, सारे ऑब्जर्वेशन करके, सारे डिग्री लेके वो आर्टिस्ट इंटर किया होगा बॉलीवुड में, बट उसे बहुत सारे स्ट्रगल झेलने होंगे। ठीक है, और धीरे धीरे एक्सपीरियंस के साथ साथ वो निखरता चला गया। यानी आर्टिस्ट, एक आर्ट के लिए जो है, आपको स्टडी के साथ साथ पर्सनल एक्सपीरियंस भी जरूरी होता है। सिंस art is concerned with personal application of knowledge, some kind of ingenuity and creativity is required to practice the basic principle learned। अब मैंने बताया आर्ट, देखो, आर्ट केवल डिग्री ले लेने से, नॉलेज ले लेने से, केवल उससे नहीं काम चलेगा। आपको उसका पर्सनल एप्लीकेशन, आपके माइंड में कुछ आपका क्रिएटिविटी होना चाहिए। ठीक है, आपका कुछ अपना होना चाहिए, कुछ पर्सनल होना चाहिए। जैसे कि मैंने बताया कि बहुत सारे सिंगर होते हैं, सब कुछ ना कुछ, सब अपने कुछ कोर्स करके, यानी कि जो भी उनका स्ट्रक्चर्ड कोर्स करके आते हैं, बट सबका अपना अपना पर्सनल टच होता है। जैसे अगर बात करें सोनू निगम, ठीक है, अरिजीत सिंह, दोनों तो सिंगर ही है,
दोनों हिंदी सॉन्ग गाते हैं, बट दोनों का अपना अपना पहचान है, अपना पर्सनल टच है, ठीक है। दोनों ने नॉलेज ले रखी है, बट दोनों अलग अलग हैं, सेम फील्ड में है बट उनका अलग अलग क्रिएटिविटी है। ये किस वजह से होता है? आप ये सोच सकते हो कि सर दोनों ने सेम कोर्स अगर कर रखी होगी, फिर भी दोनों की पहचान अलग अलग कैसे है? क्योंकि दोनों की अलग अलग क्रिएटिविटी है। यानी एक आर्ट के लिए नॉलेज के साथ साथ, डिग्री के साथ साथ आपका एक्सपीरियंस और क्रिएटिविटी मायने रखता है, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया हुआ कि आर्ट क्या होता है। आर्ट एक स्किलफुल और पर्सनल एप्लीकेशन होता है एग्जिस्टिंग नॉलेज का, यानी जो नॉलेज है उसका स्किलफुल और पर्सनल एप्लीकेशन से आप रिजल्ट को अचीव कर सकते हो। ये नॉलेज आप कैसे अचीव करोगे, आप अपने स्किल को कैसे डेवलप करोगे, उसके लिए आपको स्टडी करने की जरूरत पड़ेगी, ऑब्जर्वेशन करने की जरूरत पड़ेगी, और धीरे धीरे एक्सपीरियंस से आपको ये नॉलेज डेवलप होगा। क्योंकि आर्ट में एक्सपीरियंस बहुत जरूरी है। जैसे जैसे एक्सपीरियंस निखरता है, आपकी पहचान बनती है। और आर्ट्स में क्रिएटिविटी बहुत जरूरी है। बिना क्रिएटिविटी का आप आर्ट में स्कोप नहीं बना सकते हो। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा कि आर्ट्स क्या होता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं एक आर्ट के अंदर क्या सब फीचर होते हैं, तभी तो हम उसको मैनेजमेंट से लिंक कर पाएंगे। जब हमें ये पता चल पाएगा कि आर्ट एक कला के अंदर क्या सब फीचर होते हैं, तब हम देखेंगे कि मैनेजमेंट के अंदर भी वो सब फीचर है, तभी तो हम बोलेंगे हाँ मैनेजमेंट भी एक आर्ट है। देखो हम इतना डिटेल में समझाते हैं, आप कोशिश करना आप समझने का, ठीक है। सारा पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। एक बार क्लास करो, क्लास समझो, उसके बाद नोट्स तैयार कर लो। हमने पीडीएफ आपको ऑलरेडी टेलीग्राम पे दे रखी है, वहां से आप नोट्स बना लो, ठीक है। यहाँ पे आपको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि हर एक वर्ड, हर एक सेंटेंस से आपका कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव बन सकता है, कोई ना कोई क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसीलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, आपको याद बिल्कुल क्या सर इस सारे जितना भी आप पढ़ाते हो उसको क्या याद करना जरूरी है? बिल्कुल भी याद करने की जरूरत नहीं है, समझने की कोशिश करो। इसीलिए मैं 10 मिनट के लेक्चर को मैं आधे घंटे में समझाता हूं कि आपको हर बात अच्छे से पता होना चाहिए। और ये सारा एनसीईआरटी से लिया है, इसीलिए आप 100% मार्क्स अचीव कर सकते हो और आपका 100% सिलेबस कवरेज हो जाएगा, ठीक है। चलो तो सर सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आर्ट्स के अंदर क्या सब फीचर होते हैं, ठीक है। तो एग्जिस्टिंग सबसे पहला फीचर है एग्जिस्टिंग ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज। यानी कि आर्ट्स के अंदर, आर्ट्स को समझने के लिए आपको थ्योरेटिकल नॉलेज को समझना होगा। यानी कि कुछ किताबें, कुछ इंस्टीट्यूशन होगी जो थ्योरेटिकल नॉलेज देगी, यानी आर्ट्स के अंदर थ्योरेटिकल नॉलेज भी एग्जिस्ट है, ठीक है। चलो थ्योरेटिकल नॉलेज यानी आप बोल सकते हो किताबी ज्ञान, ठीक है। किताबी ज्ञान भी एग्जिस्ट है आर्ट के अंदर। दूसरा पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। अब देखो किताबी ज्ञान तो है, इंस्टीट्यूशन तो आपको सिखा देगी, लेकिन उसका एप्लीकेशन जो होता है ना वो पर्सनलाइज्ड होता है। यानी सिंगर बनने के लिए तो सब निकलते हैं, बट सब सक्सेसफुल सिंगर नहीं बनते हैं। सब अगर किसी ने सेम इंस्टीट्यूशन से भी कर रखी है, किताबी ज्ञान सेम किताब पढ़ी है, बट जो एप्लीकेशन होता है ना पर्सनलाइज एप्लीकेशन, वो अलग अलग होता है। फिर उसके बाद आती है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन एंड वुमेन परफेक्ट, ये आपने सुन रखा होगा, ठीक है। तो बेस्ड ऑन प्रैक्टिस और क्रिएटिविटी, यानी 3 फीचर होते हैं एक आर्ट्स के अंदर। एक तो थ्योरेटिकल नॉलेज का एग्जिस्टेंस होना जरूरी है। दूसरा आपका पर्सनलाइज टच यानी पर्सनलाइज एप्लीकेशन, आप थ्योरेटिकल नॉलेज को कैसे प्रैक्टिकली आप अप्लाई करते हो। उसके बाद प्रैक्टिस और क्रिएटिविटी का बात आता है, यानी ये 3 फीचर है। अब हम लोग बच्चों एक एक करके इस फीचर को समझेंगे, ठीक है, और उसको देखेंगे कि कैसे ये मैनेजमेंट से लिंक करता है। क्या ये सब गुण मैनेजमेंट के अंदर भी है? अगर है तभी तो हम मैनेजमेंट को आर्ट बोलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं एग्जिस्टिंग ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज, सैद्धांतिक ज्ञान का अस्तित्व, ठीक है। यानी किताबी ज्ञान आप बोल सकते हो, इसीलिए मैंने एक किताब का फोटो आपके सामने रखा है, ठीक है। अब ये क्या बोलता है थ्योरेटिकल नॉलेज? तो बोलता है आर्ट प्रीसपोजेज द एग्जिस्टेंस ऑफ सर्टेन थ्योरेटिकल नॉलेज। यानी आर्ट हमेशा ये मान के चलता है, प्रीसपोज यानी ये मान के चलता है कि सर्टेन लेवल पे थ्योरेटिकल नॉलेज एग्जिस्ट करना चाहिए। यानी अगर आपको किसी भी तरह का आर्टिस्ट बनना है तो सबसे पहला स्टेप होता है कि आपके पास सर्टेन थ्योरेटिकल नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। एक्सपर्ट इन देयर रिस्पेक्टिव एरिया,
यानी जो भी आर्ट्स के अंदर एक्सपर्ट है अपने अपने एरिया में, हैव डिराइव सर्टेन बेसिक प्रिंसिपल, उस उन्होंने कुछ प्रिंसिपल डिराइव कर रखी है विच आर एप्लीकेबल टू ए पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ आर्ट। ये क्या बोला गया है? अब देखो, जो भी जिस फील्ड में एक्सपर्ट है, ठीक है, जैसे कि लता मंगेशकर सिंगर बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं, तो उन्होंने कुछ प्रिंसिपल बनाए होंगे, ठीक है, यानी जो जिस फील्ड में एक्सपर्ट है उन्होंने कुछ प्रिंसिपल बना रखे होंगे। जैसे अगर बात करें क्रिकेट, तो क्रिकेट भी एक आर्ट है, प्ले होता है, उसके कुछ रूल्स रेगुलेशन होते हैं, नियम कायदे होते हैं। तो अगर आपको एक क्रिकेटर बनना है तो आपको सबसे पहला काम होता है कि आपको थ्योरेटिकल नॉलेज लेना पड़ेगा, कुछ नियम कायदे लेने होंगे, ठीक है। बट सर कितना भी नियम कायदे ले लो, जब तक आप फील्ड में नहीं उतरोगे, यानी आप पर्सनलाइज एप्लीकेशन और प्रैक्टिस नहीं करोगे, तब आप एक्सपर्ट नहीं बन सकते। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि आपको एक आर्ट के अंदर थ्योरेटिकल नॉलेज एग्जिस्ट करता है। जो भी एक्सपर्ट होते हैं अपने अपने एरिया में, वो कुछ प्रिंसिपल डिराइव किए हैं सर्टेन बेसिक प्रिंसिपल डिराइव किए हैं सर्टेन बेसिक प्रिंसिपल, जो हर एक फील्ड में एप्लीकेबल होता है, विच आर एप्लीकेबल टू अ पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ आर्ट। जैसे कि एग्जांपल देखो, आप अगर डांसिंग में इंटरेस्ट हो तो डांसिंग के अंदर आपको बहुत सारी किताबें मिल जाएगी, लिटरेचर मिल जाएगी। लिटरेचर मतलब हम बोलते हैं लिटरेचर को क्या बोलते हैं, किताबें। बहुत सारे आपको किताबें मिल जाएगी, लिटरेचर मिल जाएगी डांसिंग के ऊपर। अगर आपको पब्लिक स्पीकिंग सीखना है तो ये भी क्या है, एक आर्ट है। अगर आपको पब्लिक स्पीकिंग सीखना है तो उसके लिए भी आपको बहुत सारी किताबें मिल जाएगी। एक्टिंग सीखना है, म्यूजिक सीखना है, तो इन सब के लिए आपको किताबें मिल जाएगी, ठीक है। इसीलिए हम बोलेंगे कि एक आर्ट के अंदर थ्योरेटिकल नॉलेज एग्जिस्ट होता है, क्योंकि अगर आपको आर्टिस्ट बनना है तो आपको कुछ प्रिंसिपल्स आपको सीखने पड़ेंगे, और उस प्रिंसिपल्स को सीखने के लिए बहुत सारे लिटरेचर है, चाहे आप जिस फील्ड में आपको आर्टिस्ट बनना है, ठीक है। चलो, अब हम लोग बात करेंगे कि कैसे, आर्ट तो समझ में आ गया कि आर्ट के अंदर थ्योरेटिकल नॉलेज एग्जिस्ट करता है। अब हम बोलेंगे कैसे मैनेजमेंट को हम आर्ट मान ले। क्या थ्योरेटिकल नॉलेज मैनेजमेंट के अंदर भी एग्जिस्ट करता है? जी बिल्कुल एग्जिस्ट करता है। आपको अगर एक मैनेजर बनना है, ठीक है, मैनेजमेंट सीखना है, तो उसके लिए बहुत सारी किताबें हैं, बहुत सारे सिद्धांत हैं जो कि आगे चल के आप सीखोगे। हेनरी फेयोल का सिद्धांत, एफ टेलर का सिद्धांत, तो बहुत सारे प्रिंसिपल हैं, बहुत सारी किताबें हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन हैं। आई एम इंदौर, आई एम बैंगलोर, ये सब क्या है, मैनेजमेंट ही तो सिखाया है। जितने सारे एमबीए के कॉलेज है वो क्या करते हैं, एमबी मैनेजमेंट ही तो सिखा रहे हैं, ठीक है। तो यानी कि मैनेजमेंट के अंदर भी थ्योरेटिकल नॉलेज एग्जिस्ट करता है। तो सर अगर थ्योरेटिकल नॉलेज आर्ट में भी एग्जिस्ट कर रहा है, मैनेजमेंट के अंदर भी एग्जिस्ट कर रहा है, इसीलिए हम मैनेजमेंट को आर्ट तो बोल सकते हैं, ठीक है। चलो, अब हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि हमारे बुक में क्या लिखा हुआ है। ए सक्सेसफुल मैनेजर, अगर आपको एक सफल मैनेजर बनना है तो आपको प्रैक्टिस करना होगा आर्ट ऑफ मैनेजमेंट इन डे टू डे जॉब ऑफ मैनेजिंग एंड एंटरप्राइजेज बेस्ड ऑन स्टडी, ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस। अगर आपको एक सफल मैनेजर हो बनना है तो आपको कुछ किताबें भी पढ़नी होगी, कुछ सिद्धांत को अपनाना होगा, कुछ प्रिंसिपल्स को फॉलो करना होगा, और एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस तो जरूरी है ही, ठीक है। देयर इज अ लॉट ऑफ लिटरेचर, मैं तो पहले ही बोल रखा था, बहुत सारी किताबें अवेलेबल है इन वेरियस एरिया ऑफ मैनेजमेंट। चाहे वो मार्केटिंग का आपको एमबीए करना हो, फाइनेंस में एमबीए करना हो, ह्यूमन रिसोर्सेज में करना हो, जिस फील्ड में आपको एज अ मैनेजर आपको एक्सपर्ट बनना है तो उसके बहुत सारे किताबें अवेलेबल है। तो इसीलिए अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ मैनेजमेंट आर्ट है, तो हम बोलेंगे हाँ, आर्ट के अंदर फीचर है एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज। थ्योरेटिकल नॉलेज का एग्जिस्टेंस होना जरूरी है, यानी एक आर्टिस्ट बनने के लिए हमें बहुत सारी किताबें पढ़नी होती है। उसी तरह से एक मैनेजमेंट यानी मैनेजमेंट को सीखने के लिए, एक मैनेजर बनने के लिए हमें बहुत सारी किताबें सीखनी पड़ती है। वो क्लियर हो गया होगा कि कैसे थ्योरेटिकल नॉलेज एग्जिस्ट करता है आर्ट्स के अंदर भी और मैनेजमेंट के अंदर भी, ठीक है। चलो, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करते हैं पर्सनलाइज एप्लीकेशन। पर्सनलाइज एप्लीकेशन का मतलब क्या होता है, व्यक्तिगत योग्यता अनुसार उपयोग। अब देखो, किताबें सबने पढ़ रखी है, लेकिन उसको अप्लाई करने का जो कैपेसिटी होता है वो हर एक पर्सन के पास अलग अलग होता है। एक आर्ट्स के अंदर भी आप देखोगे कि वो जो नॉलेज होता है वो वैरी करता है पर्सन टू पर्सन, ठीक है। मैंने जैसे एग्जांपल लिया कि सोनू निगम, वो भी क्या बोलते हैं, संगीत में एक्सपर्ट है,
ठीक है, वो भी हिंदी गाने गाते हैं। ठीक है, वहीं पे अगर कोई दूसरा सिंगर का नाम ले लो, हनी सिंह, तो वो भी गाना गाता है। बट दोनों में अंतर है, दोनों के अपने अपने फैन फॉलोइंग्स है। तो आप जरूर कमेंट्स करके बताना कि आप ये जो एप्लीकेशन होता है कैसे अलग होता है। आप अगर आपके कुछ आइडिया आए तो वो भी आप बता सकते हो। ठीक है, तो हमने बात कर ली कि पर्सनलाइज एप्लीकेशन एक आर्ट्स के अंदर होता है। कोई भी आर्टिस्ट बनना हो, किताबी नॉलेज तो सेम है, सबके लिए सेम है, बट उसको कैसे अप्लाई करते हो ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल क्या होता है, वैरी करता है। अब देखो, सेम टॉपिक पे अगर कोई मान के चलो डिबेट चल रहा है या पब्लिक स्पीकिंग चल रहा है, तो दोनों स्पीकर को सेम टॉपिक पे बोलना है, पर दोनों अलग अलग बात करते हैं। हो सकता है दोनों ने सेम किताबें पढ़ रखी हो, बट बातें दोनों दोनों अलग करते हैं। एक ही गाना पे दो डांसर की बात करें तो दो डांसर एक ही गाना पे डांस करते हैं, बट उनका डांस करने का जो कला है वो अलग अलग है। एक ही टाइप का एक्टिंग करने के लिए अगर दो एक्टर को बोला जाए, एक सीन है कि इस सीन को दो एक्टर को बोला जाए, तो दोनों एक्टिंग अलग अलग करेंगे। उसी तरह से राइटर की बात करें, सेम टॉपिक पे अगर कुछ लिखना हो तो दो राइटर अलग अलग अपने विचार रख सकते हैं। तो ये हमेशा डिफर करता है। क्यों? क्योंकि ये जो नॉलेज है ना, वो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल क्या होता है, वैरी करता है। इसीलिए हम बोलते हैं कि आर्ट्स में पर्सनलाइज कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब देखते हैं आपकी किताब के अंदर क्या ज्ञान दिया हुआ है। बात करते हैं द यूज ऑफ बेसिक नॉलेज। बेसिक नॉलेज का यूज जो होता है वो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करता है। हर एक जो इंडिविजुअल है वो अपने हिसाब से बेसिक नॉलेज अपने पर्सनलाइज एप्लीकेशन के हिसाब से यूज करता है। आर्ट देयरफॉर इज अ पर्सनलाइज कॉन्सेप्ट। इसीलिए आर्ट को क्या बोला गया है, पर्सनलाइज कॉन्सेप्ट बोला। जैसे कि एग्जांपल, दो डांसर हो गए, दो स्पीकर हो गए, दो एक्टर हो गए, दो राइटर हो गए, ऑलवेज डिफर करते हैं डिमोन्स्ट्रेटिंग देयर आर्ट। जब कला दिखाने की बात आती है, डिमोन्स्ट्रेटिंग मतलब होता है दिखाने की। जब किसी कला को दिखाने की बात होती है, तो अगर दो सिंगर को बोलो गाने के लिए, सेम गाना सारा कुछ स्क्रिप्ट दे दो, लेकिन दो सिंगर अलग अलग ताल में गाएगा। ठीक है, भले ही सेम किताब दोनों ने पढ़ रखी है, दो स्पीकर को बोलो सेम टॉपिक पे बात करने के लिए, तो अलग अलग तरह से वो डेमोन्स्ट्रेट करेंगे। ठीक है, चलो, तो ये समझ में आ गया कि आर्ट जो है एक पर्सनलाइज कॉन्सेप्ट है, पर्सनलाइज एप्लीकेशन जरूरी होता है। ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करता है जब वो आर्ट को परफॉर्म करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं बच्चों कि क्या मैनेजमेंट के अंदर भी पर्सनलाइज एप्लीकेशन आता है। देखो, अगर मैनेजर की बात करो, तो अगर कोई आईआईएम से दो मैनेजर निकल के आया है, ठीक है, बट उसको मैनेज करने का जो स्किल्स है, सेम कॉलेज ने सेम लिटरेचर पढ़ाया है दोनों को, लेकिन मैनेज करने का स्किल अलग अलग हो सकता है। जरा खुद ही सोचो, आप दो दोस्त ने आईआईएम बैंगलोर से एमबीए करी, ठीक है, बट दोनों अलग अलग कंपनी में मान के चलो काम किया, या सेम ही कंपनी में आपको मैनेजर के रूप में मिला। कोई अच्छा परफॉर्म करेगा, हो सकता है कोई अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया, क्योंकि उसने दोनों ने किताबें तो सेम पढ़ रखी, सेम टीचर से पढ़ा, बट एप्लीकेशन की जो बात आती है ना, तो वो अलग अलग हो सकती है, क्योंकि इंसान ही है। इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल जो होता है, नॉलेज को अप्लाई करने में ये हमेशा वेरी होता है। ठीक है, देखते हैं किताब क्या लिखा है आपके बुक में। ए मैनेजर अप्लाई दिस acquired knowledge in personalized and skillful manner in the light of the reality of a given situation। एक मैनेजर जो होता है, वो जब नॉलेज को अक्वायर करता है और उसको जब अप्लाई करता है ना, तो वो सिचुएशन के आधार पे बेस्ड होता है कि किसके पास कौन सा सिचुएशन है, उसके हिसाब से वो अप्लाई करता है। ही इज इन्वॉल्व इन द एक्टिविटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, स्टडीज क्रिटिकल सिचुएशन एंड फॉर्मुलेशन हिज ओन थ्योरी फॉर यूज इज अ गिवन सिचुएशन। अब देखो, किताबी नॉलेज आप कितने भी बड़े कॉलेज में जाके आपने बहुत सारे ज्ञान ले लिए, बहुत सारे प्रिंसिपल ले लिए, लेकिन जब आप एक्चुअल में कॉर्पोरेट में उतरते हो, जब आप काम करते हो ना, तो आपके पास जो समस्या आती है ना, वो जो सिचुएशन आती है ना, सबके लिए अलग अलग होती है। जरूरी नहीं है कि आपको जो किताब में पढ़ाया गया है वही समस्या आपके सामने आए एज अ मैनेजर। तो आपको अपने स्किल और नॉलेज को थोड़ा सा पर्सनलाइज करना पड़ता है, थोड़ा सा दिमाग को यूज करना पड़ता है और डिसीजन लेने पड़ते हैं। इसीलिए बोला गया है कि मैनेजर टू मैनेजर ये वेरी करता है। अगर सेम सिचुएशन हो तो कोई मैनेजर कुछ अलग डिसीजन लेगा, कोई दूसरा मैनेजर कुछ और डिसीजन ले सकता है। इसीलिए बोला गया है कि मैनेजमेंट के अंदर भी पर्सनलाइज एप्लीकेशन है। तो क्लियर हो गया। अगर कोई आपसे पूछे कि मैनेजमेंट को आर्ट क्यों बोलोगे बच्चों, बताओ, तो बोलेंगे तो सबसे पहली बात, किताबी ज्ञान आर्ट के अंदर भी जरूरी है, यानी एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज, और मैनेजमेंट के अंदर भी जरूरी होता है, क्योंकि मैनेजर को भी बहुत सारे किताब पढ़ने होते हैं। पर्सनलाइज एप्लीकेशन एक कला के अंदर, एक आर्ट के अंदर
इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वैरी करता है। जब कोई कला दिखाने की बात आती है तो दो आर्टिस्ट अलग अलग कला दिखा सकते हैं। उसी तरह से जब मैनेजमेंट की बात करें तो दो मैनेजर्स भले ही सेम इंस्टीट्यूशन से क्यों ना पढ़ के आए हो, वो जब परफॉर्म करते हैं तो अलग अलग तरह से डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं, अलग अलग डिसीजन ले सकते हैं। ठीक है, चलो अब बात करते हैं थर्ड बच्चों, मैनेजमेंट एज एन आर्ट के अंदर थर्ड जो हमारा फीचर है वो है प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। एक आर्ट के अंदर एक अच्छा आर्टिस्ट तभी बन सकता है जब वो प्रैक्टिस करे और उसके अंदर कुछ क्रिएटिविटी हो। सारे के सारे आर्ट क्या है, प्रैक्टिकल है। आप कोई भी आर्ट का नाम बताओ जो कि किताबी ज्ञान केवल पढ़ लेने से, देख लेने से हो जाएगा। आप चाहे क्रिकेट की बात करें, चाहे वो आप संगीत की बात करें, चाहे वो आप पेंटिंग की बात करें, डांसिंग की बात करें, एक्टिंग की बात करें, कोई भी आर्ट है वो सारा का सारा प्रैक्टिकल है। उसके लिए आपको प्रैक्टिस करोगे, एक्सपीरियंस से आप निखरते हुए चले जाओगे। ठीक है, आर्ट्स इन्वॉल्व द क्रिएटिव प्रैक्टिस ऑफ एग्जिस्टिंग थ्योरेटिकल नॉलेज। ठीक है, इसी पे मैंने आपको एक कोट दिया है, आप इनको तो जानते होंगे। ठीक है, ये क्या बोले हैं कि मैं नाम बोल रहा हूं इनका, ठीक है चलो, ब्रूस ली, यस ब्रूस ली, इनका नाम क्या, ब्रूस ली। ये बोलते हैं आई फियर नॉट द मैन हु हैज प्रैक्टिस 10,000 किक्स वन, बट आई फियर द मैन हु हैज प्रैक्टिस वन किक 10,000 टाइम्स। ये क्या बोल रहे हैं कि मैं उस व्यक्ति से नहीं डरता हूं जो 10,000 किक, अलग अलग तरह के किक्स की प्रैक्टिस कर रखी है। ठीक है, मैं उस व्यक्ति से डरता हूं जो एक किक को 10,000 बार प्रैक्टिस किया है, क्योंकि प्रैक्टिस से ही तो निखार आती है। क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस करते हो तभी तो आपका कला जो है वो मजबूत बनता चला जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि सर कैसे, ये आर्ट तो समझ में आ गया कि आर्ट में प्रैक्टिस जरूरी है, क्योंकि सारे के सारे आर्ट क्या है, प्रैक्टिकल है। ठीक है, अब बात करते हैं मैनेजमेंट के अंदर। तो मैनेजमेंट के अंदर भी तो प्रैक्टिकल की जरूरत होती है। कितना भी आप अच्छे से क्लास कर लो, थ्योरी ले लो, बट जब आपका रियल सिचुएशन आएगा उसमें आप कैसे डिसीजन लेते हो, वही तो मैनेजर के लिए स्पेशल होता है। ठीक है, अब देखो क्या बोला है, एक गुड मैनेजर वर्क थ्रू ए कॉम्बिनेशन ऑफ प्रैक्टिस, क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन, इनिशिएटिव एंड इनोवेशन। एक अच्छा मैनेजर वही होता है जो प्रैक्टिस पे ध्यान देता है, क्रिएटिविटी पे ध्यान देता है, इमेजिनेशन पे ध्यान देता है, सोचता है, इनिशिएटिव लेता है, इनोवेशन करता है। वही एक अच्छा मैनेजर, इन सब का जो कॉम्बिनेशन होता है वही एक अच्छा मैनेजर होता है। मैनेजर अचीव परफेक्शन आफ्टर लॉन्ग प्रैक्टिस। आप जरा सोचे हो कि आप कॉर्पोरेट में जाओगे और तुरंत आपको मैनेजर बना देगा, जरा आप सोचो इस बात का। हम मान के चलो सीए पास किए और तुरंत क्या हमको मैनेजर बना दिया होगा, बिल्कुल भी नहीं। हमने 2 साल क्या बोलते हैं नॉर्मल बिजनेस प्रोसेस लीड में काम किया, तब जाके लोग असिस्टेंट मैनेजर बनते हैं, तब जाके मैनेजर बनते हैं, तब जाके सीनियर मैनेजर बनते हैं। तो ये सब कैसे होता है, जब एक्सपीरियंस होता है तब जाके कोई मैनेजर बनता है। ऐसा नहीं कि कोई आया और तुरंत वो एग्जाम पास करके आया और तुरंत वो मैनेजर बना। आपको कितना ही किताबी नॉलेज हो, आपको पहले प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, एक्सपीरियंस लेनी पड़ेगी, तभी आप मैनेजर बनोगे और तभी आप संभाल पाओगे अपने टीम को। मैनेजर का काम होता है टीम को संभालना, वो एक्सपीरियंस से ही आ सकता है। ठीक है, तो आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो हमने 3 बातें पढ़ी मैनेजमेंट के अंदर एज एन आर्ट। पहला क्या था, एग्जिस्टिंग ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज, यानी थ्योरेटिकल किताबी ज्ञान जरूरी है आर्ट्स के लिए भी, मैनेजमेंट के लिए। पर्सनलाइज एप्लीकेशन, यानी ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है आर्ट के लिए भी, कि अगर आर्ट को परफॉर्म करना है तो 2 सिंगर अलग अलग परफॉर्म कर सकते हैं, उसी तरह से मैनेजमेंट के अंदर भी 2 मैनेजर अलग अलग तरह से परफॉर्म कर सकते हैं। तीसरा हमने बात करी बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। आर्ट्स के लिए भी प्रैक्टिस जरूरी है, आर्ट प्रैक्टिकल होता है, उसी तरह से मैनेजमेंट भी प्रैक्टिकल होता है, मैनेजमेंट के अंदर भी एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस जरूरी है, इसीलिए मैनेजमेंट को हम लोग आर्ट। अब हम लोग बात करते हैं बच्चों मैनेजमेंट एज ए साइंस। थोड़ा आज का क्लास थोड़ा सा डिटेल में जाएगा, आप जरूर बताना। देखो मैं चाहता तो आपको 10 से 15 मिनट में बता देता, तीनों बता देता कि ये मैनेजमेंट आर्ट क्यों है, साइंस क्यों है और प्रोफेशन क्यों है, 10 मिनट में क्लास में खत्म कर सकता था। बट मैं चाहता हूँ कि देखो अभी आपके पास टाइम है, देखो अक्टूबर के बाद तो आपको रिविजन करने हैं, आपके एग्जाम आ जाएंगे, बट अभी आप फ्री हो, अभी थोड़ा सा फोकस करो, आप सारे लेक्चर को अटेंड करो, समझो और अपने नॉलेज को अप्लाई करने की कोशिश करो। केवल मैनेजर और आर्टिस्ट को नॉलेज को अप्लाई करने की जरूरत नहीं होती है, एज ए स्टूडेंट भी आपको अपने नॉलेज को अप्लीकेशन करने की, अप्लाई करने की जरूरत होती है। ठीक है, चलो तो सर बिना देर किए फटाफट समझाओ मैनेजमेंट साइंस कैसे है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग ये समझते हैं भाई, समझ लो साइंस होता क्या है।
ठीक है। चलो, क्लास 11 12 में तो आपने साइंस नहीं पढ़ी क्योंकि आप कॉमर्स के स्टूडेंट थे, बट 10वीं में तो साइंस पढ़े होंगे, 9वीं 10वीं में तो आपने जरूर साइंस पढ़ा होगा। साइंस क्या होता है? साइंस में बहुत सारे नॉलेज होते हैं, बहुत सारे ट्रूथ्स होते हैं, बहुत सारे थ्योरम होते हैं, ठीक है, बहुत सारे लॉ होते हैं, उसका एक सिस्टमैटिक नॉलेज होता है। ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि साइंस एक सिस्टमेटाइज बॉडी ऑफ नॉलेज दैट एक्सप्लेन सर्टेन जनरल ट्रूथ और द ऑपरेशन ऑफ जनरल लॉ। एक साइंस के अंदर एक सिस्टमेटाइज बॉडी ऑफ नॉलेज होता है, यानी आपको साइंस के अंदर एक सिस्टमेटिक नॉलेज लेने की जरूरत होगी जो आपको बताएगा क्या सब थ्योरम है, ट्रूथ क्या है, सर्टेन जनरल ट्रूथ क्या है, ठीक है, और द ऑपरेशन ऑफ जनरल लॉ, कैसे लॉ अप्लाई करता है। जैसे आपने सुन रखा होगा, बहुत सारे लॉ आपने सुना होगा, ठीक है। मुझे तो उतने सारे साइंटिस्ट का नाम याद नहीं है, फिर भी मैं बोल सकता हूँ कि बहुत सारे साइंटिस्ट होते हैं। जैसे एप्पल नीचे गिरा तो उसका लॉ बना, अब नाम क्या है, अल्बर्ट आइंस्टीन, आइंस्टीन का और ने एक प्रिंसिपल दिया था, ठीक है। तो इस तरह के बहुत सारे साइंस के बहुत सारे प्रिंसिपल हैं, ट्रूथ हैं, ठीक है। जैसे आपने फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ा, तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के अंदर बहुत सारे ट्रूथ है, बहुत सारी प्रिंसिपल को बताया गया है। तो साइंस एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है जो हमें बताता है कि क्या सच्चाई है, क्या रूल्स है, रूल्स रेगुलेशन हमें बताता है। अब से एक साइंस के अंदर क्या सब फीचर होगा, तो सबसे पहला बात तो आ गया सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। आपको अगर साइंस को समझना है तो आपको एक व्यवस्थित ज्ञान चाहिए, एक सिस्टमैटिक नॉलेज चाहिए, ठीक है। उसको आपको सिस्टमैटिक नॉलेज तो मिल गया, उसके बाद आपको उसको एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा कि वो नॉलेज किस तरह से प्रैक्टिकली अप्लाई होता है। उसके लिए आपको बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे, ठीक है। उसके बाद अब जो एक्सपीरियंस के बेसिस पे जो प्रिंसिपल बनाना, वो यूनिवर्सल वैलिडिटी के साथ काम करता है, ठीक है। जैसे कि बल्ब का आविष्कार किया गया, तो हो सकता है कि वो किसी दूसरे शहर में इंडिया से बाहर किया गया हो, ठीक है। बट वो जो एप्लीकेशन होता है, बल्ब का जो आविष्कार हुआ, किसी एक व्यक्ति ने किसी एक जगह पे किया, बट उसका जो एप्लीकेशन है पूरे यूनिवर्स में है, पूरे पृथ्वी पे उसका अप्लाई है, ठीक है। यानी अगर कोई आविष्कार करता है, कोई एक्सपीरियंस के बेसिस पे कोई प्रिंसिपल निकालता है, तो वो प्रिंसिपल केवल एक जगह अप्लाई नहीं करता, ये यूनिवर्सल वैलिडिटी है। तो ये साइंस के फीचर है, 3 फीचर आपने पढ़ा। सिस्टमैटिक ऑफ बॉडी ऑफ नॉलेज, एक साइंस के अंदर एक व्यवस्थित ज्ञान का होना जरूरी है। उसके बाद केवल ज्ञान से काम नहीं चलेगा, आपको एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा प्रिंसिपल के आधार, और जब एक्सपेरिमेंट करके जो रिजल्ट आएगा ना, उसकी वैलिडिटी पूरे ब्रह्मांड में है, पूरे यूनिवर्स में है, ठीक है। तो ये सारे फीचर थे साइंस के। अब हम लोग एक एक करके समझेंगे कि कैसे ये फीचर मैनेजमेंट के अंदर के, ठीक है। सबसे पहले बात कर लेते हैं सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, व्यवस्थित ज्ञान। तो सबसे पहले व्यवस्थित ज्ञान को समझते हैं क्या होता है। साइंस इज अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, यानी अगर साइंस को सीखना है तो आपको नॉलेज को समझना पड़ेगा। इट प्रिंसिपल आर बेस्ड ऑन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। साइंस में जो भी नॉलेज है ना, वो कॉज और इफेक्ट के साथ बेस्ड होते हैं। इसके सारे के सारे प्रिंसिपल कॉज और इफेक्ट पे बेस्ड होते हैं। जैसे कि एग्जांपल मैंने दिया, एक एप्पल फॉलिंग फ्रॉम अ ट्री टुवर्ड्स द ग्राउंड इज एक्सप्लेन्ड बाय द लॉ ऑफ ग्रेविटी। मैं ये भूल गया, ठीक है। लॉ ऑफ ग्रेविटी बताता है कि कैसे जब पेड़ पर से एप्पल गिरता है नीचे, तो कैसे लॉ ऑफ ग्रेविटी काम करता है। ये कैसे हुआ होगा, जब उनके पास सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज होगा, वो कॉज और इफेक्ट को समझेंगे, उसके आधार पे ये सिद्धांत आया लॉ ऑफ ग्रेविटी। लॉ ऑफ ग्रेविटी पूरे ब्रह्मांड में ये काम करता है। अब हम लोग समझते हैं मैनेजमेंट कैसे साइंस है। अब देखो, मैनेजमेंट के अंदर भी सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है। मैनेजमेंट के अंदर भी बहुत सारे अपने अपने, इट हैज ओन थ्योरी एंड प्रिंसिपल दैट हैव डेवलप्ड ओवर पीरियड ऑफ टाइम। यानी मैनेजमेंट के अंदर भी आपको सिस्टमैटिक ढंग से पढ़ाई करने की जरूरत पड़ेगी, आपको डेवलप करने होंगे अपने नॉलेज और प्रिंसिपल को समय के साथ। तो इसीलिए मैनेजमेंट को भी बोला गया है एज अ साइंस, बिकॉज उसमें भी सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज के गुण पाए जाते हैं। अब हम लोग बात करते हैं बच्चों दूसरा साइंस का फीचर, जो प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट। आपको साइंस के अंदर जो भी प्रिंसिपल मिले हैं वो केवल किताबी ज्ञान पे आधारित नहीं है, उसके पीछे लाखों रिसर्च हो चुके हैं, एक्सपेरिमेंट हो चुके हैं, तब जो प्रिंसिपल आया ना, वही एक्चुअली एप्लीकेबल होता है।
तो क्या बोला गया है, साइंटिफिक प्रिंसिपल आर फर्स्ट डेवलप थ्रू ऑब्जर्वेशन। पहले ऑब्जर्वेशन से क्या किया जाता है, साइंटिफिक प्रिंसिपल को डेवलप किया जाता है, फिर उसको बहुत सारे टेस्ट किए जाते हैं, देन टेस्टेड थ्रू रिपीटेड एक्सपेरिमेंट अंडर कंट्रोल्ड कंडीशन। साइंस के अंदर कोई भी प्रिंसिपल होता है ना, पहले ऑब्जर्वेशन लिया जाता है, उसके साथ साथ डेवलपमेंट होते हैं, फिर बहुत सारे टेस्ट होते हैं, उसके बेसिस पे कोई भी सिद्धांत जो होता है वो सिद्धांत का आविष्कार होता है। ठीक है, उसी तरह से मैनेजमेंट के अंदर भी हम अगर बोले, मैनेजमेंट जो होता है, द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हैज इवॉल्व ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम बेस्ड ऑन रिपीटेड एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशन इन डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब देखो बच्चों, मैनेजमेंट के अंदर भी जो प्रिंसिपल्स हैं वो भी समय के साथ ही बने, ऐसा नहीं कि एक किताबी नॉलेज से केवल बन गए हैं, उस पे भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए गए थे। अब जाके आगे जाके पढ़ोगे, बहुत सारे सिद्धांत पढ़ेंगे, आपका सेकंड चैप्टर में बहुत सारे प्रिंसिपल्स है मैनेजमेंट के। वो प्रिंसिपल ऐसे नहीं कि एक दिन में आ गया, उसके पीछे भी बहुत सारे रिसर्च किए गए थे, एक्सपेरिमेंट किए गए थे, तब जाके मैनेजमेंट के वो प्रिंसिपल आए थे। ठीक है, उसके बाद क्या बोला है, however since management deal with the human being। अब देखो मैनेजमेंट किसके साथ डील करता है, इंसान के साथ, इंसानों का मैनेजमेंट करना ही तो मैनेजमेंट होता है। और ह्यूमन बिहेवियर, द आउटकम ऑफ दिस एक्सपीरियंस आर नॉट केपेबल ऑफ बीइंग एक्यूरेटली प्रिडिक्टेड और एप्लीकेटेड। अब देखो साइंस के अंदर आपको जो प्रिंसिपल है ना वो एक्यूरेटली प्रिडिक्ट करेगा, बट मैनेजमेंट के अंदर जो प्रिंसिपल्स है ना वो एक्यूरेटली प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि देखो इंसानों को वो मैनेज करता है मैनेजमेंट। ठीक है, मैनेजमेंट किसको मैनेज करता है, ह्यूमन के बिहेवियर को, ह्यूमन को मैनेज करता है, इसीलिए वो एक्यूरेटली प्रिडिक्ट नहीं करता, एज इट इज साइंस नहीं है। इसीलिए मैनेजमेंट को आप एज इट इज साइंस नहीं बोलोगे, मैनेजमेंट को इन एग्जैक्ट साइंस का बोलते हैं, एज एग्जैक्ट साइंस नहीं बोलोगे, इन एग्जैक्ट साइंस बोलोगे। क्यों, क्योंकि साइंस जो है एक्सपेरिमेंट के आधार पे बोलता है और उसका जो रिजल्ट होता है एक्यूरेट होता है, बट मैनेजमेंट का रिजल्ट 100% एक्यूरेट नहीं होता है। इसीलिए साइंस, मैनेजमेंट एज ए साइंस है, बट ये इन एग्जैक्ट साइंस है, एग्जैक्ट साइंस नहीं है, इन एग्जैक्ट साइंस है। इसीलिए कभी कभी आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ सकता है क्या मैनेजमेंट एग्जैक्ट साइंस है, तो आंसर इज नो, मैनेजमेंट क्या है, इन एग्जैक्ट साइंस है। अब हम लोग बात करते हैं मैनेजमेंट एज ए साइंस का थर्ड फीचर। साइंस का तीसरा फीचर क्या था, यूनिवर्सल वैलिडिटी, यानी साइंस के जो रूल्स होते हैं वो पूरे यूनिवर्स में, पूरे ब्रह्मांड में अप्लाई करते हैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था आपको इसका क्या बोलते हैं, बल्ब का। बल्ब किसी एक व्यक्ति ने किसी एक जगह आविष्कार किया होगा, बट उसका सिद्धांत पूरे वर्ल्ड में अप्लाई करता है। ठीक है, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि साइंटिफिक प्रिंसिपल जो होते हैं यूनिवर्सल वैलिडिटी और एप्लीकेशन होता है। साइंस के जो भी प्रिंसिपल होते हैं पूरे ब्रह्मांड में अप्लाई करते हैं, उसी तरह से मैनेजमेंट के भी जो प्रिंसिपल होते हैं वो पूरे ब्रह्मांड में अप्लाई करते हैं। सिंस द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर नॉट एज एग्जैक्ट, यानी एग्जैक्ट तो नहीं है एज द प्रिंसिपल ऑफ साइंस, देयर एप्लीकेशन एंड यूज इज नॉट यूनिवर्सल। ठीक है, यानी आप ये नहीं बोल सकते हो कि जो मैनेजमेंट का प्रिंसिपल है वो हर जगह सेम अप्लाई करेगा। हाँ, यूनिवर्सल वैलिडिटी जिस तरह से साइंस में है उस तरह से मैनेजमेंट के अंदर नहीं है। वो कैसे सर, अब देखो इंडिया में कुछ मैनेजमेंट के अपने रूल्स हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ देखो मैंने आपको पहले ही बताया कि मैनेजमेंट किस पे चलता है, इंसानों को मैनेज करने पे चलता है। और हर एक इंसान अलग अलग होते हैं। एक घर के दो भाई जो होते हैं वो एक जैसे नहीं होते, उनका बिहेवियर एक जैसा नहीं होता, एक घर के बच्चे का सेम बिहेवियर नहीं होता। तो आप कैसे सोच सकते हो पूरे वर्ल्ड का इंसान को मैनेज करने का तरीका भी सेम होगा, क्योंकि मैनेजमेंट के तरीके जो होते हैं वो यूनिवर्सल नहीं हो सकते। तो आप बोलोगे सर तब क्यों पढ़ा रहे हो मैनेजमेंट एज ए साइंस। अब देखो जो आपको किताब में बोला गया है कि मैंने साइंस के अंदर 3 फीचर होते हैं, यूनिवर्सल वैलिडिटी, तो एग्जैक्ट, इसीलिए तो मैं बोलता हूँ कि मैनेजमेंट को आप साइंस एग्जैक्ट नहीं बोल सकते, इन एग्जैक्ट साइंस है। बट साइंस के कुछ गुण मिलते हैं, कुछ गुण नहीं मिलते हैं, तो ये यूनिवर्सल वैलिडिटी के गुण जो है साइंस के अंदर नहीं मिलते हैं, क्योंकि साइंस में तो जो थ्योरी, जो प्रिंसिपल बन के आया वो पूरे वर्ल्ड में अप्लाई करेगा, बट मैनेजमेंट के अंदर जो प्रिंसिपल है वो एग्जैक्ट नहीं है साइंस के जैसा, क्योंकि उनके एप्लीकेशन जो होते हैं वो यूनिवर्सल नहीं होते हैं। तो यहाँ पे आपको एक ऑब्जेक्टिव हो सकता है, क्योंकि मैं खुद कंफ्यूज कर गया था यहाँ पे, तो आपको ये पूछा जा सकता है कि क्या साइंस का जो एप्लीकेशन, मैनेजमेंट का जो एप्लीकेशन होता है क्या यूनिवर्सल होता है, आंसर इज नो। मैनेजमेंट के प्रिंसिपल हमेशा यूनिवर्सल नहीं होते हैं, वो वेरी करते हैं। क्यों करते हैं, इसका लॉजिक भी मैंने बताया कि मैनेजमेंट इंसानों को मैनेज करना सिखाता है, और इंसान तो अलग अलग होते हैं, उनका बिहेवियर अलग अलग होता है, इसीलिए जो प्रिंसिपल होते हैं वो हर जगह काम नहीं करते हैं। इसीलिए
हमने क्या सीखा कि मैनेजमेंट साइंस तो है लेकिन एग्जैक्ट साइंस नहीं है, इन एग्जैक्ट साइंस है। क्लियर हो गया? चलो, तो हमने दो पढ़ा, आर्ट्स पढ़ लिया, साइंस पढ़ लिया। आर्ट के अंदर हमने तीन फीचर की बात करी कि उसमें भी थ्योरेटिकल नॉलेज जरूरी था, पर्सनलाइज एप्लीकेशन जरूरी था। तीसरा हमने क्या पढ़ा? तीसरा हमने पढ़ा कि प्रैक्टिस और प्रैक्टिस जरूरी है, प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस जरूरी है, ये हमने आर्ट्स में पढ़ा। फिर साइंस में हमने बात करी कि यूनिवर्सल वैलिडिटी होता है प्रिंसिपल्स के अंदर। फिर होता है मैनेजमेंट एज अ साइंस क्या, कि उसमें सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज होता है, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज होता है। ठीक है, तो ये सब बातें हमने साइंस के अंदर पढ़ी। अब बात करते हैं मैनेजमेंट एज ए प्रोफेशन। एक मैनेजमेंट को प्रोफेशन क्यों बोला गया है? तो देखो, मैनेजमेंट के अंदर जो प्रोफेशन का जो गुण है ये इस तरह से है। एक प्रोफेशन के अंदर वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज चाहिए, यानी यहाँ पे भी आपको बॉडी ऑफ नॉलेज की जरूरत होती है, यहाँ पे भी आपको बॉडी ऑफ नॉलेज की जरूरत होती है। रिस्ट्रिक्टेड एंट्री, यानी प्रोफेशन में कोई नहीं घुस सकता है, जिसको मन चाहे जब चाहे तब, ऐसा नहीं हो सकता है। उसके कुछ रूल्स रेगुलेशन होते हैं, कुछ प्रोफेशनल एसोसिएशन होते हैं, एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं, सर्विस मोटिव होता है। यानी एक प्रोफेशन के अंदर कुल मिला के 5 गुण होते हैं। पहला बात, वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। अगर आपको एक प्रोफेशनल बनना है तो आपके पास उस प्रोफेशन का डिफाइंड नॉलेज होना चाहिए। प्रोफेशन मतलब क्या सर? जैसे एक सीए बनना है, एक सीएस बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, साइंटिस्ट बनना है, एमबीए करना है, ये सब प्रोफेशन है। एक प्रोफेशन के लिए आपको वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज है, चाहे है, तभी आप वो प्रोफेसर बन सकते हो। जैसे एक सीए के अंदर, आप एक सीए बनने के लिए आपको इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के सारे एग्जाम पास करने होंगे, यानी आपको सारे के सारे नॉलेज लेने होंगे, तभी आप सीए बन सकते हो। एक डॉक्टर बनने के लिए आपको एमबीबीएस का एग्जाम पास करना होगा, एक एडवोकेट बनने के लिए आपको एलएलबी पास करना होगा। यानी ये सब बॉडी ऑफ नॉलेज आपको जब मिलेगा, यानी आप किसी इंस्टीट्यूशन के अंदर जाके पढ़ाई करनी होगी, तभी आप प्रोफेशन में घुस सकते हो। इसीलिए क्या है, एंट्री भी रिस्ट्रिक्टेड है। अब कोई भी जब चाहे तब आप एंट्री आप नहीं ले सकते हो, इसके सबके टाइम होंगे। जैसे मान के चलो आपने 12 कॉमर्स से करी है और आप चाहोगे, आप डॉक्टर बनना चाहोगे, आप नहीं बन सकते हो। क्यों नहीं बन सकते हो? क्योंकि अगर आपको डॉक्टर बनना था तो आपको 12 जो है बायोलॉजी से आपको करना था। ठीक है, तो इस तरह से रिस्ट्रिक्टेड एंट्री होता है। हर एक प्रोफेशन का अपना एक एसोसिएशन होता है, प्रोफेशनल एसोसिएशन होता है। जैसे सीए का आपने सुन रखा होगा, सीए क्लब है। डॉक्टर का भी अपना क्लब होता है। ठीक है, हर एक प्रोफेशन का अपना अपना क्लब होता है। जैसे आपने लॉयर का भी अपना अपना ग्रुप होता है, सर्कल होता है। ठीक है, उसके बात करें इथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। इथिकल कोड ऑफ कंडक्ट यानी हर एक प्रोफेशन के अंदर कुछ नियम कानून होते हैं, कुछ प्रैक्टिसेस होते हैं, कुछ विचारधारा होता है, जिसको आपको पालन करना होता है। और लास्ट में हर एक प्रोफेशन का एक ही मकसद होता है, सर्विस देना। ठीक है, पैसा कमाना मकसद नहीं होता है, सर्विस देना मेन मकसद होता है, सर्विस मोटिव होता है। हाँ, सर्विस के साथ साथ आप पैसा भी कमाओ, लेकिन अल्टीमेट पर्पस क्या होता है, चाहे वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, एडवोकेट हो, सीए हो, सबका एक ही पर्पस होता है, मोटिव, की सर्विस देना है। चलो, अब एक एक करके फटाफट देखते हैं। मैनेजमेंट एज ए प्रोफेशन, वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, यानी आपको प्रोफेशनल बनना है तो आपको नॉलेज चाहिए। ऑल प्रोफेशनल आर बेस्ड ऑन वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज दैट कैन बी अक्वायर्ड थ्रू इंस्ट्रक्शन। यानी जो भी प्रोफेशन बनना है आपको नॉलेज चाहिए, उसके लिए आपको इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना होगा। मैनेजमेंट की बात करें तो वहां भी नॉलेज चाहिए, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन है, बहुत सारी किताबें हैं। मैनेजमेंट ऑल्सो बेस्ड ऑन सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। मैनेजमेंट के अंदर भी सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज होता है, जिसमें आपको बहुत सारे सिद्धांत, बहुत सारे सिचुएशन के बताए जाते हैं। ये नॉलेज आपको बहुत सारे कॉलेज में मिल जाएगा। मैनेजमेंट का नॉलेज कहाँ मिलेगा? कॉलेज, इंस्टीट्यूशन वगैरह में मिल जाएगा। इसीलिए आप बोल सकते हो कि मैनेजमेंट एक प्रोफेशन भी है, क्योंकि मैनेजमेंट के अंदर भी आपको डिफाइंड नॉलेज की जरूरत होती है। आपको जिस तरह से एक प्रोफेशनल बनना है तो आपको एग्जाम पास करने होते हैं, उसी तरह से मैनेजमेंट के अंदर भी बहुत सारी किताबें, बहुत सारे एग्जाम पास करने की जरूरत होती है। रिस्ट्रिक्टेड एंट्री, ये भी समझ में आ गया कि कोई भी प्रोफेशन जो है जब चाहो तब आप घुस नहीं सकते हो। एक एंट्री जो होता है प्रोफेशन का, वो रिस्ट्रिक्टेड होता है थ्रू एन एग्जामिनेशन। आपका एग्जाम लिया जाएगा एंड थ्रू एक्वायरिंग एन एजुकेशनल डिग्री। आपको एक डिग्री की जरूरत होती है। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया था कि एक चार्टर अकाउंटेंट बनना है तो आपको सीए के सारे एग्जाम पास करने होंगे। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर अकाउंटेंट ऑफ इंडिया जो कंडक्ट करती है एग्जाम, उसको आपको पास करने की जरूरत है।
अब हम लोग बात कर लेते हैं मैनेजमेंट के अंदर। मैनेजमेंट के अंदर भी ऐसा है कि देखो, मैनेजमेंट के अंदर अगर हम बोले तो वहां भी एग्जाम पास करने की जरूरत है, बट ऐसा कुछ रूल नहीं है कि अगर आपको मैनेजर बनना है तो आपको एग्जाम पास करने की जरूरत 100% है। अब देखो, आप मान के चलो आप पढ़े लिखे नहीं हो, ठीक है, मान के चलो आपने पढ़ाई नहीं की है, फिर भी आप मैनेजर बन सकते हो अगर आप में मैनेज करने के गुण हैं। तो इसीलिए बोल सकते हैं प्रोफेशन भी एज इट इज प्रोफेशन नहीं है। प्रोफेशन में तो रिस्ट्रिक्टेड एंट्री है, बट मैनेजमेंट के अंदर आपके पास अगर स्किल है तब भी आप मैनेजर बन सकते हो। यही बोला गया है, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन एनीवन बीइंग डेजिग्नेटेड और अपॉइंटेड एज अ मैनेजर इन एनी बिजनेस इंटरप्राइजेज। एनीवन कैन बी कॉल्ड अ मैनेजर इरिस्पेक्टिव ऑफ द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पॉसेस। अब देखो, एजुकेशन क्वालिफिकेशन 100% जरूरी नहीं होता है हर जगह। हाँ, कहीं कहीं पे जरूरी भी है होता है, 99% आप देखोगे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जरूरी होता है, बट अगर आपके पास स्किल है तो आपको डिग्री की जरूरत नहीं है, आप मैनेजर तब भी आप बन सकते हो। अब बात करते हैं प्रोफेशनल एसोसिएशन। तो हर एक प्रोफेशन के अंदर अपना एसोसिएशन होता है। हर एक प्रोफेशन आर एफिलिएट टू अ प्रोफेशनल एसोसिएशन विद रेगुलर एंट्री, ग्रांट, सर्टिफिकेट, प्रैक्टिस। अब जैसे कि देखो, लॉयर का अपना एक एसोसिएशन होता है, मेंबर ऑफ बार काउंसिल, ठीक है। उसी तरह से अगर मैनेजमेंट की भी बात करें तो बहुत सारे एसोसिएशन होते हैं। जैसे इंडिया में देखो तो AIMA करके होता है, ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन, ठीक है। बट हाँ, फिर ये भी बात बोला गया है कि नो कंपल्सन फॉर मैनेजर टू बी मेंबर सच एज एसोसिएशन। आपको ऐसा नहीं कि मैनेजर बनने के लिए गारंटी है कि आपको उसका एसोसिएशन मेंबर बनना ही पड़ेगा, आप नहीं भी बनोगे तो चलोगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप मैनेजर बन सकते हो। बट कुछ गुण है, जरूरी भी है, आप कर भी सकते हो, ये डिपेंड करता है, अप्लाई करता है सिचुएशन टू सिचुएशन कि आप कौन सा सिचुएशन फेस कर रहे हो। फिर भी हम बोलेंगे कि प्रोफेशनल एसोसिएशन की जरूरत होती है मैनेजमेंट के भी अंदर और प्रोफेशन के अंदर। अब बात करते हैं एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। हर एक प्रोफेशन के अंदर कुछ एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं। ऑल प्रोफेशन आर बाइड बाय ए कोड ऑफ कंडक्ट व्हिच गाइड द बिहेवियर ऑफ इट्स मेंबर। हर एक प्रोफेशन के अपने कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं जो अपने मेंबर पे बॉन्ड करता है। जैसे एक सीए के अंदर आपने बहुत सारे, अगर जो भी सीए की पढ़ाई जब करोगे तो आप देखोगे सीए के अंदर भी बहुत सारे कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं कि आप फॉल्स एडवर्टीजमेंट नहीं कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि सीए के नाम लगा के आप बहुत सारे, ऐसा कोई भी आप गलत काम नहीं कर सकते। बहुत सारे कोड ऑफ कंडक्ट है। जैसे आप ब्राइब नहीं ले सकते हैं। उसी तरह से अगर डॉक्टर की बात करें तो डॉक्टर को भी शपथ लेना पड़ता है कि कोई ऐसा काम नहीं करेगा जो अनएथिकल हो, उनको एथिकल प्रैक्टिस करने की जरूरत होती है। ऑल डॉक्टर्स टेक द ओथ ऑफ एथिकल प्रैक्टिस एट द टाइम दे इंटर द प्रोफेशन। उसी तरह से मैनेजमेंट की भी बात करें तो मैनेजमेंट में भी बहुत सारे, मैनेजमेंट के अंदर भी बहुत सारे कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं। अब बात करें सर्विस मोटिव, तो ये तो क्लियर है कि भाई साहब कोई भी प्रोफेशन में घुसो, मेन मोटिव क्या होता है? सर्विस ही होता है। द बेसिक मोटिव ऑफ प्रोफेशन इज टू सर्व देयर क्लाइंट इंटरेस्ट। यानी बेसिक मोटिव क्या होता है एक प्रोफेशन का? अपने क्लाइंट को सर्व करना, ठीक है। द टास्क ऑफ लॉयर इज टू बी इंश्योर दैट हिज क्लाइंट गेट जस्टिस। एक लॉयर का क्या टास्क होता है? कि उसके क्लाइंट को जस्टिस मिले। तो आई होप समझ में आ गया होगा मैनेजमेंट एज ए प्रोफेशन क्या होता है। मैनेजमेंट के अंदर भी जो बेसिक पर्पस होता है मैनेजमेंट का, वो अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने में हेल्प करता है, चाहे वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हो या बिजनेस का ग्रोथ हो, ठीक है। तो ये सब थे। अब मेरा मुंह दुख गया पढ़ाते पढ़ाते। देखो, मैनेजमेंट के अंदर हमने 3 बातें करी कि मैनेजमेंट के 3 नेचर होते हैं। थोड़ा सा वीडियो आज मैंने फास्ट पढ़ाया, आप सारे के सारे पीडीएफ को डाउनलोड कर लो और एक बार खुद से पढ़ो। फिर भी कहीं भी दिक्कत होता है तो आप जरूर कमेंट्स करके बताना। तो आज हमने मैनेजमेंट के नेचर को समझा कि मैनेजमेंट के 3 नेचर होते हैं। एक तो मैनेजमेंट एज अ साइंस होता है, एक आर्ट होता है, एज अ प्रोफेशन होता है। सबके अपने अपने फन फीचर्स थे। उस फीचर के आधार पे हमने देखा कि जो फीचर मैनेजमेंट एज अ साइंस, आर्ट, प्रोफेशन है, उसके बहुत सारे गुण जो है मैनेजमेंट के अंदर भी मिलते हैं। एज इट इज नहीं मिलता, कहीं पे एज इट इज नहीं मिलता, बट कहीं पे एज इट इज मिलता है। तो इसकी वजह से हम बोल सकते हैं कि मैनेजमेंट साइंस भी है, प्रोफेशन भी है, आर्ट भी है। अब देखो, इसके आधार पे मैंने बच्चों आप लोग को कुछ क्विज दे रखे हैं। मुझे बहुत अच्छा लगेगा आप अगर इस क्विज का आप रिप्लाई करते हो कमेंट्स करके। और देखो आज का लेक्चर कैसा लगा, समझ में आया, कैसा रहा, वो आप अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करना। बहुत मेहनत से आपको पढ़ा रहा हूँ, आप देख सकते हो कितना पसीना आ रहा है लगातार। अभी मैंने क्लास 11th की क्लासेस रिकॉर्ड की, फिर क्लास 12 का मैं पढ़ा रहा हूँ। अब सोचो इसके बाद मेरे
फिर अपने काम होंगे, मुझे फिर काम पे जाने होंगे। तो इतना करने के बाद मैं आपको पढ़ाता हूँ, तो सोच सकते हो आप कितनी एनर्जी लगती होगी पढ़ाने के अंदर। बस मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ कि मुझे पता चलना चाहिए कि मैं जो इतना मेहनत कर रहा हूँ उसके कुछ बेनिफिट आपको मिल भी रहे हैं या नहीं मिल रहे। इतना मेहनत करने से आपको कुछ समझ में आ रही है, आपके नॉलेज में कुछ ग्रोथ हो रही है या नहीं हो रही है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस क्विज के रिप्लाई करेंगे और बताएंगे कि आपको आज की क्लास कैसी लगी। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।